नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार में जेल राज्य मंत्री रहे बिंद की विधायक जय कुमार जैकी ने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी अपना दल का वजूद कायम हो जाएगा। बुधवार को अपराहन जसपुर रोड पर स्थित पसमंदा समाज के नेता आसिफ रजा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व कारागार मंत्री जय कुमार ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड महज 17 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी सोनेलाल पटेल की नीतियां पसमंदा समाज के लोगों से मिलकर नवसृजित राज्य में परचम फहराएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं से रायशुमारी करने के बाद जल्द ही उत्तराखंड में भी संगठन का विस्तार किया जाएगा। स्वार विधानसभा सीट पर संपन्न हो रहे चुनाव को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उपचुनाव के अंतिम चरण में जिस तरह पसमंदा समाज ने एकजुटता दिखाई है, भविष्य में इसका राजनीतिक संदेश बेहतर हो जाएगा। हमारे पूर्व मंत्री साहब और विधायक जी श्री जय कुमार जैकी जी ने बताया कि पसमंदा समाज के लिए जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं केंद्र चला रही है, उसमें हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही जो अंतिम छोर तक इस योजना का लाभ जब तक हम ना पहुंचा दें, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब पूरी टीम हमारी, पूरा संगठन हमारा, पसमंदा समाज अब अंतिम छोर तक उन योजनाओं को ले जाने का काम करेगा। देखिए, हमारी पार्टी का जो प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें बहन अनुप्रिया पटेल जी जो हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनको अधिकृत किया गया है। तैयारी हमारी जोर शोर से है और हम जिलों जिलों में जा रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा गठबंधन 2014 से चल रहा है, लगातार 2014, 2017, 2019, 2022, और जो गठबंधन धर्म का पालन हम अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से करते हैं। और जो भी नीति निर्धारण होनी है, उसके नीति निर्धारण के लिए बहन अनुप्रिया पटेल जी अधिकृत हैं। अगर उनका आगे कोई भविष्य में दिशा निर्देश होगा, अभी तो केवल इतने निर्देश है कि हम लोगों को प्रदेश में पार्टी का काम करना है और उसका गठन करना है। वहीं बीजेपी ने अपनी सभी सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करने को कहा है। इस पहल पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सांसदों को अपने 4 साल के कार्यकाल का ब्यौरा जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद किन्हीं 5 उपलब्धियों की जानकारी भी सांसद जनता के सामने रखें कि डबल इंजन की सरकार में उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब उनसे जनता सवाल भी करेगी कि उन्होंने इतने समय तक उनके संसदीय क्षेत्र के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में कितना डेवलपमेंट किया है, कितना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को, केंद्र शासित योजनाओं से लेकर केंद्र सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है।
तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सांसदों के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर कटाक्ष किया है और साथ ही साथ कहा है कि जनता के सामने ब्यौरा रखा जाए। उधर मणिपुर से 17 लोग सकुशल देहरादून पहुंच गए हैं। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की त्वरित मदद से वे सभी इतना जल्दी सुरक्षित तरह से देहरादून पहुंच सके हैं। मणिपुर स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में राज्य के छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे और मणिपुर में इनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक खासे परेशान थे। बीते दिनों इन छात्रों की समस्याओं को समझते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मणिपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सुरक्षित उत्तराखंड लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनके लौटने के लिए एयर टिकट की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए थे। जानकारी के अनुसार 17 में से 10 छात्र छात्राएं नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 4 NIT और 1 फैकल्टी और इनके परिवार के सदस्य इनमें शामिल हैं। मणिपुर से देहरादून पहुंचने वाले लोग बागेश्वर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, काशीपुर के रहने वाले हैं। सबको रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने बोला कि हम आपके लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं एंड देन सडनली उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमारी फ्लाइट कराई और अभी हम यहाँ हैं। थैंक यू सो मच। हमें बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़े थे। हम लोग लाइक खाना पीने की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। हमारे मिस्टर कृष्णा कुमार, मिस्टर मनीष भारद्वाज, मिस्टर मनीष भारद्वाज, हमको यहाँ पर दोबारा लाने का मौका दिया और वहाँ से यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत तीव्र की गई। इसमें प्रशासन और शासन दोनों ने बहुत सहयोग किया, जिससे हमें बहुत ही आसानी से हम देहरादून एयरपोर्ट पहुँच गए। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी अल्मोड़ा में रामकृष्ण मिशन का 125वां स्थापना वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता भगत सिंह कोश्यारी स्वामी विवेकानंद गेट का भूमि पूजन करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने स्थापित रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 125वीं वर्षगांठ पर रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा 1 महीने तक सांस्कृतिक और भक्ति समेत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसके तहत अल्मोड़ा के बड़े स्कूल, कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हिस्सा लेंगे। रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा के सचिव आत्मा शारदानंद ने कहा कि स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में 3 बार आए हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125वीं वर्षगांठ भव्य और ऐतिहासिक होगी। यहाँ पे कुछ शास्त्र हैं, उनकी ऊपर प्रवचन है, या कोई बाहर से कोई स्वामी जी बुलाए हैं, उनको न्योता दिया, वो कुछ बोलेंगे। दूसरा है कि स्कूल, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पे इवन कंटोनमेंट में भी कुछ हॉल्स में, सब जगह पे अलग अलग कार्यक्रम है। उसके लिए बहुत से स्वामी जी लोग आएंगे विभिन्न केंद्रों से। बहुत से स्कूल्स में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, तो ये उस सब बच्चों को उसमें स्वामी जी के संदेश से अवगत कराया जाएगा। पुस्तकें दी जाएगी, एक शोभा यात्रा निकलेगी, उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। उधर बाबा नीम करौली के दर्शन को हर साल गर्मियों की छुट्टियों और खासकर 15 जून को नीम करौली आश्रम के स्थापना दिवस के मौके पर भक्तों का मेला लगता है। लेकिन इस सब के बीच पर्यटक सीजन में भवाली से लेकर कैंची धाम तक मार्ग पर वाहनों का खासा दबाव देखने को मिलता है, जिससे जाम भी लग जाता है और दर्शन को आने वाले भक्तों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं मंदिर परिसर में भी भक्तों की लंबी लाइन लग जाती है, जिससे परिसर में आवाजाही में परेशानी होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और खासकर मंदिर के समीप शिप्रा नदी में लोग नहाने उतर जाते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने इस बार खासे प्रबंध किए हुए हैं। सीओ
नितिन लोहानी ने बताया कि इस बार वाहनों की पार्किंग की समस्या नहीं होगी, वहीं वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए प्रबंध किए गए हैं ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। सबसे बड़ा जो वहाँ इशू है वो है नैरो लेन्स का। जो सड़क है वो काफी संकरी है और जब गाड़ियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं तो जो आवाजाही है वो बहुत ज्यादा अवरोध होने लग जाता है, उसमें ट्रैफिक जो है जाम होने लग जाता है। तो उसके लिए हमने कुछ प्लानिंग करी है। उसमें एक तो हमारे पास 180 से 200 गाड़ियों की एक पार्किंग कैंची में मौजूद है। एक नई पार्किंग डेवलप हुई है, वहां पे 70 से 80 गाड़ियां वहां भी आ सकती हैं। इसके अलावा एक हरतबा की तरफ एक सड़क जाती है गांव की तरफ, उसमें भी उस पार्किंग का भी हम इस्तेमाल करते हैं। हम एक थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं कि बाईं तरफ, सड़क के बाईं तरफ हम गाड़ियों को लगाएं ताकि एक रूट हमारा पूरा क्लियर रहे, एक्सेप्ट बेंड्स को छोड़ के, क्योंकि बेंड में अगर कोई गाड़ी लगेगी तो वहां भी जाम लगने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा लगातार सेट पे हम डाटा लेते रहते हैं, जैसे सैनिटोरियम की तरफ से जो गाड़ियां आती हैं, नैनीताल से जो हिट करता है ट्रैफिक, उसके अलावा हमारा रामगढ़ तिराहे की तरफ से जो हिट करता है वो बवाली तिराहे पे आएगा। वहां पे हम लगातार 1-1 घंटे में रीडिंग्स लेते रहते हैं, कितनी गाड़ियां पास करी आपकी। वहीं उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने व्यापारियों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 8 लाख की कीमत के 16 नए टायर बरामद किए गए हैं। पकड़े गए तीनों आरोपी दुकान से टायर खरीदने के बाद आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करने का झांसा देकर ठगी करते थे। टायर खरीदने के बाद तीनों आरोपी अपना मोबाइल नंबर बदलने के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में ठगी करने चले जाते थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पकड़े गए तीनों आरोपियों द्वारा पुलभट्टा, बहेड़ी, किच्चा, हल्द्वानी, रुद्रपुर के तमाम व्यापारियों के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई है। पुलभट्टा थाने में मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करते हुए पुलिस टीम की सराहना की है। एसएसपी मंजुनाथ ने बताया कि तीनों आरोपियों ने फरवरी 2023 में गिरोह बनाकर ठगी करने का वैध धंधा शुरू किया था और आरोपियों ने कई व्यापारियों को चूना लगाते हुए लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर में पुलभट्टा पुलिस को कमलेश भट्ट एसओ के नेतृत्व में बहुत अच्छी आपका सफलता हासिल हुआ है। एक ब्लफ मास्टर बेसिकली कबूतरबाजी की बड़ा गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। ये क्या करते थे, पूरे जनपद में अलग अलग जगहों पर टायर की व्यापारियों से अच्छे से मीठे बोलकर मोटी मात्रा में लाखों रुपए की टायर की कीमती टायरों को ले लेते थे, फिर पैसा नहीं देते थे, उस इलाके से गायब हो जाते थे। इन सबका सरगना है एक व्यक्ति जो एसी का काम करता है रुद्रपुर में। वो इन लोगों से 2 लोग हैं, ये टायर की चूना चप्पत लगाने वाले आदमी जो चूना चप्पत लगाते थे, कबूतरबाजी करते थे। और तीसरा आदमी था जो सरगना है, वो इनसे पौने दाम पे ले लेता था और कहने को तो वो एसी का काम करता था रुद्रपुर में, परंतु इसको पौने दाम पे लेकर और बाद में भारी मात्रा में प्रॉफिट में वो आगे बेचता था। इस प्रकार जो है व्यवस्थित रूप से एक संगठित। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में परिवहन विभाग ई रिक्शा और विक्रम चालकों पर लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि शासन के आदेश के अनुसार विक्रम को एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में अपने वाहन को सवारी चढ़ाने उतारने पर प्रतिबंधित है। वहीं दूसरी ओर राजधानी दून में भी बढ़ते ई रिक्शा के अंतर को भी नकारा नहीं जा सकता है। आलम यह है कि राजधानी दून में 5000 से ज्यादा ई रिक्शा दिखाई देने को मिलते हैं, जो नियम की धज्जियां उड़ाते हुए और प्रतिबंधों को क्षेत्रों में जाते हैं और साथ ही मेन रोड पर जाम लगाते हुए भी दिखाई देते हैं, जबकि विभाग की ओर से इनको कुछ ही रोड पर आवागमन की परमिशन दी गई है। अभी भी हमने कल अभियान एक चलाया था, उसमें विक्रम और सिटी बसों के चालान भी किए हमने। और चालान ही करना ही हमारा पर्पस नहीं है। हमारा उद्देश्य चलान करने के बाद सिस्टम में कुछ सुधार आए, सिर्फ चालान एक फॉर्मेलिटी न रख करके बन जाए हमारा। तो आप देखोगे काफी लोग अब टिकट भी दे रहे हैं। ओवरलोडिंग तो बहुत कम हो गई अब है, महिलाओं को सीट मिल जा रहा है, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये सब चीजें बहुत हद तक इम्प्रूव हुई हैं। कुछ चीजों में कमी है, जैसे ई रिक्शा बारे में बताया आपने। ई रिक्शा की संख्या काफी बढ़ गई हमारे यहाँ। कई रास्ते में जिनको है उसमें क्राउडिंग भी हो गई है, ट्रैफिक जाम भी लगने लगा है। तो उनके लिए हम लोगों ने कर रखा है कि कुछ जो रास्ते जो हैं उसमें वो ई रिक्शा के लिए बैन कर रहे हैं हम लोग, या बैन किया गया है। तो उसमें हम लोग आगे कर रहे हैं कि उस रास्ते पे वो ई रिक्शा नहीं चलेंगे।
वहीं कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे रिखरिखाल और नैनी डंडा ब्लॉक में 1 दर्जन से अधिक गांव में आदमखोर बाघ का आतंक अभी भी बना हुआ है। इन गांव में तैनात वन विभाग की टीम वापस लौटने वाली ही थी कि एक बार फिर से 14 दिन बाद बाघ का मूवमेंट देखने को मिला। रिखरिखाल ब्लॉक में गुड़िया पोल के पास में जूनियर हाई स्कूल के पास बाघ दिखाई दिया। बीते रोज इस घटना के बाद आनंद फानन में शिक्षकों द्वारा बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए। उधर दूसरी ओर 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बनाने वाले बाघ को लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है क्योंकि इस इलाके में घने जंगल लगे हुए हैं, लिहाजा बाघ जंगल से बाहर निकल रहा है। और देखिए, ये जो गांव थे, जूही पापड़ी या डल्ला जो भी थे, जो संबंधित गांव थे, ये वन क्षेत्रों से बिल्कुल लगे हुए हैं और इन गांवों के आसपास काफ़ी वन क्षेत्र है। और इसके अतिरिक्त लगभग 2, 2.5, 3 किलोमीटर की दूरी पर कालागढ़ टाइगर रिजर्व का भी एक सघन वन क्षेत्र है। तो ये स्वाभाविक लगता है कि पूर्व में भी इस तरह से ये जो वन्यजीव हैं यहाँ पर आते रहे होंगे और जो हमारी दूसरे काकड़ है और इस तरह की जो हिरण प्रजातियाँ हैं वो भी काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद हैं। तो ये कोई बहुत असामान्य घटना इस तरह का नहीं मानी जा सकती। पूर्व में भी इस तरह से आए होंगे, परंतु इस बार जो है ये आए और सभी लोगों के निगाह में भी आए और काफ़ी दिन तक चूंकि वहाँ बने रहे, जिससे कि एक आबादी क्षेत्र में थोड़ा खतरा भी महसूस हुआ। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रोज सड़क दुर्घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण यातायात के नियमों का पालन न करना है और इसी की जानकारी न होना। इसको लेकर राजधानी में संभागीय परिवहन अधिकारी ने एक अनोखी पहल के तहत पार्क में गेम के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही साथ उनको इसके विषय में अवगत कराया गया। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि इस पार्क का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर रुकना, जेब्रा क्रॉसिंग को लोगों के लिए छोड़ना और किस तरह से कितनी स्पीड में ड्राइविंग की जाए, ये तमाम चीजों को लेकर सांप सीढ़ी के खेल से उनको हेलमेट पहनने से लेकर और साथ ही साथ ओवरड्राइव के विषय में भी जानकारी दी जा रही है। का कहना बहुत हद तक आप सही बात बोल रहे हो कि बहुत सारे लोग ऐसे अभी हमारे यहाँ हैं जिनको नियम कानून के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी कारण कई बार वो नियम का वायलेशन भी करते हैं और जब नियम का वायलेशन होता है दुर्घटनाएं होती हैं। और आपका पता है आप सबको कि आदमी का जीवन बहुत अमूल्य है, ठीक है ना। जब किसी की दुर्घटना होती है, मौत होती है या घायल होता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो हम लोगों ने एक बड़ा नोबल इनिशिएटिव लिया है। हमने क्या किया है कि आरटीओ ऑफिस में जो हमारे पास स्पेस है, इसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म बना करके इसमें हम लोग डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मोटर व्हीकल के, खासकर जो बेसिक चीजें हैं जो सबको पता होना चाहिए और जिसको आप नहीं पालन करोगे दुर्घटना होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। ऋषिकेश में श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के तहत अमित ग्राम में एटीएम मशीन से पैसे निकालने गई एक बुजुर्ग महिला के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक अमित ग्राम निवासी रोशनी देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग स्थित अमित ग्राम के एक बैंक के एटीएम केबिन में मशीन से रुपए निकालने पहुंची। इस दौरान पहले से ही केबिन में मौजूद अज्ञात व्यक्ति ने मदद करने के बहाने उसका एटीएम कार्ड धोखे से बदल दिया। रकम नहीं निकलने पर वह वापस घर लौट गई। कुछ देर बाद मोबाइल पर ट्रांजैक्शन के 84,000 रुपए निकाले जाने का मैसेज मिले। तत्काल उन्होंने बैंक जाकर प्रबंधन को रुपए निकालने जाने की जानकारी दी। बैंक अधिकारियों ने बताया कि एटीएम कार्ड से रकम निकाली गई है और गौर से देखा तो उनका एटीएम कार्ड ही बदला हुआ दिखाई दिया। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ बताया कि एटीएम केबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में अज्ञात व्यक्ति को वारदात करते हुए भी देखा गया है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद के थाना दिनेशपुर पुलिस को वन्यजीव तस्करी के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 40 किलो से अधिक वजन का प्रतिबंधित प्रजाति के
कछुए समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौका देखकर फरार होने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस ने वाहन को सीज कर लिया है। उक्त मामले का खुलासा एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाहन में काफी बड़ा कछुआ की तस्करी की जा रही है, जिस पर दिनेशपुर पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 40 किलो 500 ग्राम का कछुआ बरामद कर लिया। साथ ही साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्रम में एक बड़ी सफलता दिनेशपुर पुलिस को मिली है, जिन्होंने एक कछुआ और उसके साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुकेश वाला है और ये सितारगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनसे जो बरामद हुआ है ये प्रतिबंधित कैटेगरी में आता है और उस पर वन जीवन की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इनसे जानकारी और पूछताछ में पाया गया कि इसको ऊंचे दामों पर बेचने के लिए इसे ले जा रहे थे, अवैध रूप से परिवहन इसका कर रहे थे। और साथ में इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो पूर्व में भी आगरा कैंट जीआरपी से एनडीपीएस के प्रकरण में ये अभियुक्त जो है पूर्व में भी जेल जा चुका है और इसके आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की जानकारी की जा रही है। नाखून बहुत बड़ा है, पानी में रहता है, तुरंत पानी की टंकी में डाल देना ले जाके और वन्य विभाग की टीम को। वहीं बेदुखत्ता के चित्रकूट निवासी कारगिल शहीद जीवन सिंह खोलिया की मां हीरा देवी खोलिया ने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2003 में रमेश जोशी के नाम के एक व्यक्ति से कार रोड में जमीन खरीद की थी और तब से अभी तक उस भूमि पर उनका परिवार चारा आदि बोते चला आ रहा है और तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला। मगर अब जैसे ही उन्होंने अपने नाती के लिए लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उस जमीन पर घर बनाने की कार्रवाई शुरू की, तभी वहां के निवासी राजकुमार आगरी नाम के व्यक्ति ने भूमि को अपना बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह भूमि रमेश जोशी नाम के व्यक्ति से उनके परिवार ने खरीदी थी, मगर राजकुमार का कहना है कि यह जमीन उसकी है और जमीन पर पूरा विवाद खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक शहीद परिवार के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने देश के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया है और उनका बेटा कारगिल में शहीद हुआ था। इतना ही नहीं, उनके पति भी इंडियन आर्मी में थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जब उनका बेटा शहीद हुआ था तब उनका नाती और बहू के घर में पल रहा था। अब जैसे ही उन्होंने घर बनाने की सोची तभी से राजकुमार जमीन पर अड़ंगा लगा रहा है। उन्होंने पूरे मामले पर न्याय की गुहार लगाई है। इधर शहीद के भाई मनोज सिंह खोलिया ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो तभी कुछ सामने आ सकेगा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी है उसके सभी दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। पीड़ित परिवार ने लालकुआं पहुंचकर पुलिस क्षेत्राधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने कहा कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कहते हैं राजकुमार आगरी जो कि 1.5 साल से मुझे यहाँ पर परेशान कर रहा है, एक शहीद परिवार को परेशान करने में लगा है। शहीद परिवार जो कि कारगिल शहीद हैं, बड़ा भाई हमारा शहीद जीवन सिंह खोलिया, उस परिवार को साहब 1.5 साल से परेशान करके रखा है यहाँ पर। तो साहब वो एक जमीन थी उसकी तो क्या थी साहब कि उसके पिताजी ने बेच दी होगी किसी को, रमेश जोशी जी उनको बेची थी। तो उनसे साहब हमने 2003 में ये जमीन हमने ली थी, तो तब से उसमें हम चारा बोते हुए आ रहे हैं सर। उसमें वहाँ के स्थानीय लोग से सर मैं ये नहीं कहूँगा कि जांच हो, मैं कहता हूँ जांच पूरी निष्पक्ष जांच मांगता हूँ, लेकिन साहब कोई सुनने को राजी नहीं अपनी बात। आज फिर मैं अभी मैडम क्षेत्राधिकारी के पास आया हूँ अपनी बात रखने के कि सर 2 दिन पहले उसने तारबाड़ कर दी वहाँ पर रात पे। अगर सर वो इंसानियत उसके अंदर होती, वो दिन में तारबाड़ करता ना। उसमें मकान बनाने की सोच रही तो राजकुमार ने बनाने दे रहा है, वो मेरी है करके हड़पने चाह रहा है। लिए सर चरी बोई और पूरे मोहल्ले के जाते थे हम काटने के लिए और पूरे बिंदु खत्ता को पता है चरी इनकी जमीन है करके,
और शहीद की जमीन है करके, और हम क्या पता हमको ऐसा करता है करके, नहीं तो पहले ही बना देते, यहाँ नहीं बनाते वहाँ बना लेते। हाँ, आज मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए हैं अपने प्रार्थना पत्र के साथ कि एक व्यक्ति राजकुमार आगरी के द्वारा उनके खेतों में तारबाड़ किया गया है, अनधिकृत रूप से उनके द्वारा तारबाड़ किया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये वाद पहले भी एसडीएम कोर्ट में प्रचलित है। इस मामले की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। इसमें सभी तथ्यों को हम ध्यान में रखेंगे और उसके आधार पर निष्पक्ष जांच करेंगे। है जहां पर जमीन विवाद को लेकर उन्होंने पुलिस के पास पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि बीते काफी समय से एक जमीन को लेकर वहां पर अपनी चारा बो रहे थे, तब कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन जिसके बाद जैसे उन्होंने उस जमीन पर निर्माण करना शुरू किया वैसे ही इस जमीन पर विवाद शुरू हो गया है और इसी को लेकर उन्होंने अब न्याय की गुहार लगाई है। चलिए अब आपको सीधा चंपावत लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी जनसभा को संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से होगा। भाई बहनों, आज क्योंकि ये कार्यक्रम इतना शानदार है और मैं नायक जी का धन्यवाद करता हूँ। ये उनसे मैंने कहा, जब उन्होंने मुझे कार्यक्रम में आप मिले थे तो मैंने कहा कि ये कार्यक्रम आपको मेरे चंपावत से शुरू करना है और आपने उस कार्यक्रम को यहाँ आज संपन्न करवा दिया। मैं अभिभूत हूँ कि हम एक कदम और आगे आदर्श चंपावत की ओर बढ़े और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि आप सब लोग इतने विद्वान जन हैं। और सच बताऊं तो मैं लंबे समय तक विद्यार्थी रहा हूँ, वैसे मैं अभी भी अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ, हालांकि आप सब लोग हमारे शिक्षकगण हैं, विद्या देने वाले हैं, लोगों को शिक्षा देने वाले हैं, लोगों को सिखाने पढ़ाने का काम, संस्कार देने का काम आप सबके माध्यम से होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि विद्यार्थी वैसे व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर होता है। जब तक उसके जीवन का अंतिम क्षण नहीं आ जाता तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से सब। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।